हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है तरुण योगी की नर्सिंग क्लासेस में। अब हम उसी टॉपिक को, एंडोक्राइन सिस्टम को आगे आगे स्टडी करेंगे। अभी तक हमने हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन्स पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। उससे पहले उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आपने पढ़े हैं हाइपोथैलेमस में। बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बोलिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सुनिए। बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्ट सेंटर कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अपने आंसर बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए। हम तब तक अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी लोकेशन लोकेशन ये पाई जाती है स्फिनोइड बोन में। स्फिनोइड बोन में। और भी पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वहां पे होती है स्फिनोइडल नोइडल फोसा। स्फिनोइडल फोसा उसके अंदर पाई जाती है। या फिर और कहें इसको तो ये पाई जाती है आपकी हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर। हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर। और भी इसको कह सकें तो हम क्या कहेंगे, ये पाई जाती है स्फिनोइड बोन की। स्फिनोइड बोन की सैला टर्सिका गुहा में। सैला टर्सिका कैविटी या गुहा में। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होती है जहां आपकी पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इतना क्लियर है। हाइपोफाइजियल ग्लैंड में या फिर हाइपोफाइजियल फोसा में पाने की वजह से इसको हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी का एक नाम क्या कहा जाता है, हाइपोफाइजियल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर पाई जाती है, इस वजह से। नेक्स्ट, इसकी साइज क्या होती है। इसकी साइज क्या होती है। साइज होती है इसकी, बिल्कुल साइज गैस कीजिए। जी मैं बता देता हूँ इसको। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस इसकी क्या होगी। इसकी होगी, गैस कीजिए, 11, 8 एंड 3। ठीक है, क्या होगी, 11, 8 एंड 3। नेक्स्ट, इसका वेट कितना होगा। इसका वेट कितना होगा। वेट होगा 0.5 ग्राम या फिर 500 mg। इतना सा इसका वजन होता है, बिल्कुल छोटी सी ये होती है। एक और क्वेश्चन देख ले, ये कब बनना स्टार्ट होती है। स्टार्ट कब होती है, ये हो जाती है 4th वीक पे एंड कंप्लीटली बन जाती है 7th वीक के ऊपर। ये कंप्लीटली बन जाती है 7 वीक के ऊपर। और कब ये बनना स्टार्ट होती है, 4th वीक के ऊपर। इतना आपको समझ में आया। समझ रहे हैं आप इतना। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर।
पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की इसकी संरचना कैसी होती है? ये हम मान ले ये हाइपोथैलेमस है, इसको हम मान ले ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसमें ये मैंने दो चीज बनाई है, ये क्या है? इसको हम मान लेते हैं पार्स, या फिर इसको हम मान लेते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, या फिर हम इसको मान लेते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो बताइए ये किसका सिंथेसिस करेगी? ये सिंथेसिस करेगी एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। और ये बताइए ये किसका सिंथेसिस करेगी? ये करेगी ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भाग, ये वाला हिस्सा, इसका हम मान लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला हिस्सा इसको हम मान लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हिस्सा होता है लगभग भी तो 85%, और ये हिस्सा होता है ओनली 15%। जी, ये होता है 85% और ये होता है 15%। इस हिस्से को, ये हिस्सा जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम स्टाल्क, इनफंडिबुलम स्टाल्क। या फिर इसको, या फिर इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट भी कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइजियल ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट थिंग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यहां से, यहां से हार्मोन आएंगे, हार्मोन आएंगे, कौन कौन से आएंगे? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और वो आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, स्टोर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जिस ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे उसे बोलेंगे न्यूरोनल ट्रैक्ट, न्यूरोनल ट्रैक्ट, न्यूरोनल ट्रैक्ट। ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स, जो हार्मोन्स जैसे कि आपका जीएनआरएच, जैसे कि आपका टीआरएच, जैसे कि आपका सीआरएच, ये सभी हार्मोन एक वेसल्स के द्वारा, एक वेसल्स के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे, उसे बोलेंगे पोर्टल वेसल्स, उसे बोलेंगे पोर्टल वेसल्स। इतना आप सभी को क्लियर है?
इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी क्यों, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये वाला हिस्सा, इसको तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला हिस्सा, पहला हिस्सा इसे हम कहेंगे पार्स ट्यूबरलिस, इसे हम कहेंगे पार्स ट्यूबरलिस। इस वाले हिस्से को कहेंगे पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस। एक ये हिस्सा जो कि एंटीरियर तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जोड़ने का काम करता है, या फिर कहें तो इनको सेपरेट रखने का काम करता है, उसे हम कहेंगे पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये हिस्सा, ये हिस्सा जिससे न्यूरोनल ट्रैक्ट कनेक्ट रहता है, इसको हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा, इसको हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। और इससे जस्ट ऊपर वाला ये हिस्सा, ये हिस्सा इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मीडियन एमिनेंस, इसे हम बोलेंगे मीडियन एमिनेंस। तो यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन भाग होते हैं, पहला पार्स ट्यूबरलिस, सेकंड पार्स डिस्टैलिस, एंड थर्ड, थर्ड वन इज पार्स इंटरमीडिया। ऐसे ही जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी, इसके भी तीन भाग होंगे, पहला पार्स नर्वोसा, दूसरा मीडियन एमिनेंस, एंड तीसरा इनफेंडिबुलम। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही शामिल माना जाता है। नेक्स्ट चीज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन बनेंगे और यहाँ आके स्टोर हो जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारी सेल्स पाई जाएगी जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। वहां पर हाइपोथैलेमस से अलग अलग हार्मोन आएंगे और वो पिट्यूटरी के उन सेल पर काम करेंगे और धीरे धीरे हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएंगे। इतना आप सभी को समझ में आया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एक और चीज, पिट्यूटरी की आपको संरचना कैसी दिखाई देगी, इस संरचना को हम बोलते हैं पी शेप, पी शेप स्ट्रक्चर, पी शेप स्ट्रक्चर। और पिट्यूटरी ग्लैंड का रंग कैसा होता है, वो होता है ब्राउनिश पिंक, ब्राउनिश पिंक कलर की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इतना आप सभी को समझ में आया, इतना आप सभी समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हो गई आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगी लगभग भी तो 85% ऑफ टोटल पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि का 85% भाग एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। बचा हुआ 15% भाग कौन बनाएगी, वो बनाएगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो बनाएगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हार्मोन है, जैसे कि आपका GnRH, जैसे कि आपका GHRH, जैसे कि आपका CRH, जैसे कि आपका TRH, ये हार्मोन्स आके काम करेंगे। और इस पर कोई हार्मोन काम नहीं करेंगे, जबकि ऑक्सीटोसिन एंड ADH स्टोर रहेंगे, स्टोर रहेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी को जो कनेक्ट करती है वो होती है पोर्टल वेसल,
पोर्टल वेसल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करती है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोनल न्यूरोनल ट्रैक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करती हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करते हैं। इतना आप सभी को समझ में आया। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसके 3 भाग होते हैं। पार्स ट्यूबरेलिस पार्स ट्यूबरेलिस पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया। ऐसे ही इसके भी 3 भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज पार्स नर्वोसा, सेकंड वन इज मीडियन एमिनेंस एंड नेक्स्ट वन इज इनफंडिबुलम। इतना आप सभी को क्लियर है? समझ रहे हैं आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसके 3 भाग, इसके भी 3 भाग, तीनों के नाम ये रहे, यहाँ पे तीनों के नाम ये रहे। अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनके बारे में। जो सेल्स पाई जाती है उनके बारे में। सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सेल्स पहली पाई जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, यानी कि रंगने के आधार पे। रंगने के आधार पे 2 तरीके की सेल पाई जाती है। पहली क्रोमोफोबिक सेल और सेकंड वन इज क्रोमोफिलिक सेल। ठीक है, क्रोमोफोबिक सेल, इसका कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता। यह सेल कुछ भी काम नहीं करती है। फोबिक है, डरती है, इसलिए कुछ नहीं करती। और जो डर गया वो कुछ नहीं करेगा, जो डर गया वो मर गया, वो अपने घर गया, ना उससे एग्जाम क्रैक होगा ना कुछ होगा। और ये जो प्यार करेगा, फीलिंग यानी कि जो प्यार करेगा, ठीक है, वो कुछ करेगा, क्योंकि प्यार करने वाले इस दुनिया में कुछ करके जाते हैं, नाम कमाते हैं। तो क्रोमोफिलिक सेल 2 टाइप की हो सकती है, एक तो अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल को कहेंगे एसिडोफिलिक सेल और बीटा सेल को कहेंगे बेसोफिलिक। यानी कि जब इनको रंगेंगे प्यार के रंग में, किसमें? प्यार के रंग में, तो ये तो देगी लाल रंग और ये देगी नीला रंग। ठीक है, प्यार से रंग दो सजना, तो वही कहानी है। जो एसिडोफिलिक सेल है वो एसिडोफिलिक हुई क्यों? क्योंकि उसने एसिड का नेचर दिखाया, यानी कि लाल रंग दिया। और बेसोफिलिक क्यों हुई? क्योंकि उसने ब्लू, बी से ब्लू रंग दिया, इस वजह से। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे कई तरीके की सेल पाई जाती है। उसकी एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। एल जी का टीवी शोरूम, एलजी का टीवी शोरूम, यानी कि आप एलजी के टीवी शोरूम में जाके आ रहे हैं और आपको पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसकी सेल्स के बारे में पता चल रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ये सेल होती है पहली लैक्टोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ सेल। दूसरी गोनेडोट्रोफ सेल। थर्ड जो होती है कोर्टिकोट्रोफ सेल।
नेक्स्ट होती है थायरोट्रोप सेल, और उससे भी नेक्स्ट जो होगी वो होगी सोमेटोट्रोप सेल। सोमेटोट्रोप सेल, इतने प्रकार की सेल पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है। इनके ऊपर हाइपोथैलेमस, कहां से, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा और काम करेगा। हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा, काम करेगा और अपना काम करके निकल लेगा। और हार्मोन वही काम करता है जहां उसके सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। कहाँ काम करता है, जहां सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर रिसेप्टर पाए जाते हैं, वही काम करता है। तो इनके सेल रिसेप्टर, जो सेल स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है वो कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे इन सेल के ऊपर, इन सेल के ऊपर। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा, कौन सा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आएगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या काम करेगा, लैक्टोट्रैप, जो लैक्टोट्रोप सेल है उसके ऊपर काम करेगा। और फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। और यह प्रोलैक्टिन ये काम करेगा मेमरी ग्लैंड पे, मेमरी ग्लैंड पे, मेमरी ग्लैंड यानी कि जो स्तन के अंदर पाई जाती है, जो स्तन के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है वहां। और क्या काम करेगा, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन यानी कि दूध बनाने का काम करेगा। तभी तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। तो ये काम कौन करेगा, ये करेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से आया, पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने काम किया लैक्टोट्रोप सेल पे, वहां से रिलीज हुआ प्रोलैक्टिन, वो गया मेमरी ग्लैंड पर और वहां से कर दिया मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क बना दिया। सेकंड, गोनेडोट्रैप सेल, हाइपोथैलेमस से आएगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोप या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करेगा किस पे, गोनेडोट्रैप सेल पे। और यहां से रिलीज होगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच, फोलिकुलर, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे ही, ऐसे ही हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा जिसे हम बोलेंगे सीआरएच, कोर्टिकोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन। ये काम किस पे करेगा, कोर्टिकोट्रोफ सेल पे। और ये सेल रिलीज कर देगी एसीटीएच, एड्रीनो, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन काम करेगा जाके एड्रिनल कोर्टेक्स पर, एड्रिनल कोर्टेक्स पर, और वहां से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन रिलीज करवा देगा। ठीक है, ये आगे मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड में बता दूंगा। नेक्स्ट, थायरोट्रोप सेल पे, यहाँ से जो हार्मोन आएगा वो आएगा टीआरएच, थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, जो कि काम करेगा थायरोट्रोप सेल पे। और थायरोट्रोप सेल से रिलीज होगा टीएसएच, थायरो, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये काम करेगा थायराइड के ऊपर, थायराइड जो आपकी ग्लैंड है उस पर। और T3 एंड T4 रिलीज होगा, एंड T3 एंड T4 सेल या T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होगा। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस से आपका आएगा GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो काम करेगा सोमेटोट्रोप सेल पे। वहां से रिलीज होगा GH हार्मोन, जिसे हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपके लीवर पर जाएगा, लीवर पर जाएगा और फर्दर आपको ग्रोथ देने का काम करेगा। वो कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। इतना आपको समझ में आया।
इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो क्लास को थोड़ा सा पीछे कीजिए, वापिस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पहला हार्मोन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन देखेंगे। पहला हार्मोन हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इसका नॉर्मल लेवल, इसका नॉर्मल लेवल फीमेल में होगा कितना? 5 से 10 mg पर डे। वही मेल में वही मेल में इसका नॉर्मल लेवल होगा 10 से 20 mg पर dl। यानी कि मेल में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, इसी वजह से मेल हाइट में बड़े होते हैं। नेक्स्ट, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज कैसे हुआ? ये रिलीज कैसे हुआ? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहाँ की सोमेटोट्रोफ सेल पर, और वहां से इसने करा दिया जीएच रिलीज या ग्रोथ हार्मोन रिलीज। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ये जाएगा लीवर के पास, ये जाएगा लीवर के पास, और वहां पाएगा आईजीएफ फर्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, पहला। इसी को हम बोलेंगे सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन, इसका नॉर्मल लेवल होता है 75 से 175 एनजी पर एमएल, एनजी पर एमएल। नेक्स्ट, ये सोमेटोमेडिन दो जगह काम करेगा, पहला और दूसरा। पहला काम करेगा ये मसल्स पे काम करेगा, तो ये करवाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरी जगह ये काम करेगा बोन के ऊपर, और बोन पे जब ये काम करेगा तो ये करवाएगा आपका कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस। यानी कि ये मसल्स पे काम करेगा और आपकी मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा, वैसे ही ये आपके बोन पे काम करेगा और बोन की ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाएगा और आप लंबे हो जाएंगे। तो तरीके से इस तरीके से ये काम करता है कौन? जीएच हार्मोन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर बच्चे में ग्रोथ पूछे, बच्चे में बच्चे में ग्रोथ कैसे होती है, तो वो होती है आईजीएफ सेकंड, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड। और बच्चा भी कौन सा? जो कि गर्भ में हो, उस बच्चे के अंदर आईजीएफ सेकंड काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन पर क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन पर क्या काम करता है? जीएच हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के कंजर्वेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इस वजह से आपको बीजीएल यानी ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। सेकंड, फैट का करवाता है मोबिलाइजेशन, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है, साइड वाइज भेज देता है। इसी की वजह से अगर जीएच हार्मोन बढ़ जाए तो आपको लीवर में एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर।
फैटी लीवर। और जब फैटी लीवर होता है तब क्या होता है, तब फैट ज़्यादा टूटेगा, फैट ज़्यादा टूटेगा, जितना फैट होगा उतना ही फैट ज़्यादा टूटेगा। और जब फैट टूटता है तब आपके बनते हैं एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड एंड अल्फा ब्यूटायरिक एसिड। जब फैट टूटता है तब ये तीनों चीजें बनती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। फैट टूटता है तो क्या होता है, और जब ये तीनों टूटते हैं तब बॉडी में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस यानी कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, यह हार्मोन, यह हार्मोन क्या करेगा, डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, आरएनए से प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। इसे तो हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब डीएनए से आरएनए बने तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए तो क्या क्या होगा, पहला होगा एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली ये देखी जाएगी बड़ों में, एडल्ट में, एडल्ट लंबा चौड़ा, एडल्ट लंबा चौड़ा जिसकी ठोड़ी निकली होगी ऐसी उसको बीमारी हो जाएगी। बच्चों में अगर कम हो जाए तो हो जाएगा, बच्चों में, यह है बच्चे, इसमें कम हो जाए तो क्या होगा, जिया जिंटीज, जिया जिंटीज। यानी कि बच्चे में जायंट जैसे लक्षण आने लग जाते हैं, यानी कि वो जायंट जैसा दिखने लग जाता है, लंबा चौड़ा। बट एडल्ट में उस बीमारी को बोलते हैं एक्रोमीगैली और बच्चों में उसको बोलते हैं जियाजेंटिज्म। और वहीं इसकी मात्रा कम हो जाए, कम हो जाए, इन दोनों में तो बढ़ रही थी, इन दोनों में जीएच बढ़ रहा था, अगर कम हो जाए तो उसे बोलेंगे ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, FISIM, ड्वार्फिज्म। या उसे बोलेंगे लॉरेंस, लॉरेंस लेवी सिंड्रोम, उसे बोलेंगे लॉरेंस लेवी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, बच्चा, बच्चा तो नहीं कहेंगे, जो बड़ा है, जो बड़ा है उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर तक ही आकर रुक जाएगी, इससे ज्यादा बड़ा वो नहीं होगा, तो वो ड्वार्फ कहलाएगा और दूसरे व्यक्तियों की तुलना में थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया? अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो ये आपकी नॉलेज अच्छी कर रही है तो मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को रेफर करना, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना, और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देना, जो कि बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और आप मेरी नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, मेरी क्लास को लाइक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।